गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के लेक्चर्स की। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए काम के है। तो आज के कुछ टॉपिक्स करंट अफेयर की रिगार्डिंग, सो दिस आर द टॉपिक्स। चलिए वन बाय वन करते हैं शुरुआत अलग अलग टॉपिक्स की। पहला टॉपिक जो है जो आज हमें यहां पे देखना है, दैट इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट एक्वाइन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट। सेकेंड टॉपिक यहां पे है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, जो कि रिवर्स रेपो रेट के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। तीसरा कुछ करंट अफेयर का टॉपिक है आज का चौताल। देन कोल्हापुरी चप्पल के साथ कोई जीआई टैग के वहां पे हुए इश्यू। रिसेंटली प्राडा कंपनी जो है वहां पे उन लोगों ने कोल्हापुरी चप्पल जैसी ही एक स्लीपर जो है वो अपने फोटो के अंदर वहां पे शोकेस की है और उसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज वहां पे जनरेट हुए हैं। And then after GeoSat GW satellite, which is recently launched by Japan. तो जापान ने जो अभी रिसेंटली वहां पे एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ वहां पे करनी है बातें। चलिए वन बाय वन देखते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज इंडियाज फर्स्ट एक्वाइन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट। क्या है इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बातें, व्हाट इज इन द कंटेक्स्ट। तो देखिए अभी रिसेंटली मेरठ के अंदर आरबीसी सेंटर के अंदर इंडिया का फर्स्ट जो एक्वाइन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट वहां पे बना है, उसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है बाय WOAH, दैट इज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने हमारे एक्वाइन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट को रिकॉग्नाइज किया है। और कहां पे है ये वाला कंपार्टमेंट? इट इज इन मेरठ एट आरबीसी सेंटर। क्या है ये एग्जैक्टली एक्वाइन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट? इट इज अ साइंटिफिकली मैनेज्ड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जोन, जो किस बात को इंश्योर करता है? दैट इट इंश्योर्स दैट हॉर्सेस आर फ्री फ्रॉम स्पेसिफाइड एक्वाइन डिसीजेस। एक ऐसा जोन जो इस बात को वहां पे इंश्योर कर रहा है कि यहाँ पे जितने भी हॉर्सेस है, तो उन सारे के सारे हॉर्सेस के अंदर वहां पे आपको एक्वाइन नहीं मिलेगा। दे आर ऑल एक्वाइन फ्री, दैट इज एक्वाइन डिसीज फ्री, and allowing these horses to participate in the global trade as well as competition. इंडियन हॉर्सेस के अंदर ये वाली जो चीज वहां पे पाई जाती है एक्वाइन डिसीज, बिकॉज ऑफ दैट उनका ग्लोबल ट्रेड भी वहां पे रुक रहा था, और साथ साथ देखा जाए तो ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स के अंदर उनका पार्टिसिपेशन में भी वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए हमने एक ऐसा जोन बनाया है जो इस बात को वहां पे इंश्योर करेगा, ताकि हमारे जो हॉर्सेस है वो ग्लोबली और कंपिटेबल बन सके, उनका ट्रेड जो है वो और वहां पे आसान हो सके। और अगर हम बात करें कि इसके एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, किस तरीके से हुई, तो एस्टैब्लिशमेंट कहां पे हुई है? एट आरवीसी सेंटर। व्हाट इज आरवीसी? दैट इज रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स सेंटर। और कहां पे है ये? एट मेरठ कैंटोनमेंट, विच इज इन उत्तर प्रदेश। और किसने इसको रिकॉग्नाइज किया है? बाय WOAH। कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसके अंडर में इसके ऊपर वहां पे ध्यान रख रही है? सो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो इस मिनिस्ट्री के अंडर में ये सब कुछ वहां पे चल रहा है। और अगर उसके हमारे जो ये डिपार्टमेंट है, दैट इज एक्वाइन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट, उस कंपार्टमेंट के कुछ फीचर्स के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। द फर्स्ट फीचर दैट इज अबाउट डिसीज फ्री स्टेटस। इट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम एक्वाइन इन्फ्लुएंजा, ग्लैंडर्स जैसे कुछ वहां पे डिसीज है, सूरा है, एक्वाइन पिरोप्लाज्मोसिस है, या फिर एक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया जो है, इन सबसे वहां पे डिसीज फ्री को वहां पे डिक्लेयर किया गया है। मतलब कि सारे के सारे डिसीज अब आपको वहां पे नहीं मिलेंगे। एंड देयरफॉर इंडिया हैज आल्सो रिमेन्ड फ्री ऑफ अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस सिंस 2014, जो इस कंपार्टमेंट ने वहां पे कंफर्म किया हुआ है। साथ में देखा जाए उसके और फीचर्स क्या है, तो वो हमारे बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को वहां पे रिबूस्ट कर रही है। कंपार्टमेंटलाइजेशन स्टैंडर्ड्स को वहां पे एश्योर कर रहे हैं। व्हाट इज कंपार्टमेंटलाइजेशन स्टैंडर्ड्स? तो इट फॉलोज WOAH, दैट इज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड, जिसको यहां पे फॉलो किया जाता है। And that's why they are maintaining a subpopulation of animals with a defined health status. And 24/7 उनके ऊपर वहां पे सर्वेलेंस होता है, उनकी वहां पे मॉनिटरिंग की जाती है।
और मेजर अगर उनके फंक्शंस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इसके मेन फंक्शन क्या है कि भैया हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को और ज्यादा बूस्ट किया जाए. It facilitates the export of high value Indian sport horses compliant with the global standards. साथ में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट जो है उसको और वहां पे प्रमोट किया जाए. एनिमल हेल्थ की जो सिस्टम है उसको और इंप्रूव करने की यहाँ पे बात, और पोल्ट्री सेक्टर को और ज्यादा एक्सपांड करना. दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विच इज नोन एज एक्वाइन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट. So that's it. That is all about this compartment. तो आपको बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि रिसेंटली एक्वाइन डिसीज फ्री कंपार्टमेंट को, जो कि ऑलरेडी हमारे मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने रिकॉग्नाइज किया है ऑफिशियली. और नए टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 की प्रिपरेशन करवाने वाली द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर एज वेल एज बड़ौदा, वी कैन से ऑल ओवर गुजरात, दैट इज पीडी गुरुकुल, अपनी नई बैचेस को वहां पे लॉन्च करने के लिए जा रही है, जो ऑलरेडी 10th ऑफ जुलाई से शुरुआत जिसकी हो चुकी है. इफ अभी तक आपने वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो इस नंबर के ऊपर आज ही वहां पे कांटेक्ट करें, और एल्स यू कैन आल्सो फिल अप द फॉर्म व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स so that our staff member will definitely coordinate with you. एंड अगर एग्जाम की रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप डायरेक्टली इस नंबर के ऊपर आके वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. आपकी जो भी क्वेरीज है उन सब का वहां पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. You will also get 3 days free demo sessions as well as up to 50% scholarship on the admission. तो इस ऑफर का आप ही आज ही वहां पे लाभ उठाए. दूसरी एक चीज और भी बता दूं कि ये जो लेक्चर यहाँ पे है उसकी पीडीएफ इंग्लिश एज वेल एज गुजराती दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे मिल जाएगी. और टेलीग्राम ग्रुप की हमारी जो चैनल है उसका मेंशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा. So you can go on that channel and you can download the same. अगर कोई गुजराती मीडियम में भी अगर कोई एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वाली पीडीएफ गुजराती में भी अवेलेबल है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं. अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट रिसेंटली आरबीआई ये जो लेके आई है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, जिसको बोला जाता है VRR. तो देखिए जो रिवर्स रेपो रेट की कुछ यहाँ पे बातें हैं. पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स रेपो रेट. देखिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि बैंक्स के पास डिपॉजिट कंपैरेटिवली ज्यादा आ जाती है और उनके पास लोन की इतनी एप्लीकेशंस है नहीं, तो फंड्स जो है वो यूं ही बैंक्स के अंदर पड़े हुए हैं. तो आरबीआई ये ज्यादा जो एक्सेस लिक्विडिटी बैंक्स के पास अवेलेबल है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए एक फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड करती है जिसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट. एंड इन दिस सिस्टम banks are required to deposit the excess fund to the RBI. बैंक्स को अपना जो ज्यादातर फंड है उसको आरबीआई के पास वहां पे सबमिट करवाना है एंड दे विल गेट इंटरेस्ट रेट ऑन द सेम. और वो जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई उसके ऊपर पे करेगा उसी इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. प्लस यहाँ पे आरबीआई सामने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी मॉर्गेज करके देती है जिसका आप किसी और जगह पे वहां पे यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एसएलआर कोटा. अब एसएलआर कोटा दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, उस कोटा के अंदर उस सिक्योरिटीज का वहां पे यूज भी कर सकते हैं. तो फिर से एक बार, व्हाट इज द एग्जैक्टली रिवर्स रेपो रेट? व्हेनेवर द बैंक्स आर गेटिंग हायर फंड्स, उनके पास पैसे बहुत है, एक्सेस मनी आ चुका है, लिक्विडिटी बहुत हो चुकी है, एट दैट टाइम टू एब्सॉर्ब दैट लिक्विडिटी आरबीआई एक फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है जिसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. आप अपने एक्सेस फंड्स को आरबीआई के पास सबमिट करवाए और उसके सामने आरबीआई आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी. जो इंटरेस्ट रेट आपको वहां पे मिलने वाला है उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. पहले ऐसी सिस्टम होती थी कि आरबीआई अपने हिसाब से एक रिवर्स रेपो रेट पहले से फिक्स कर देती थी, लेकिन यहां पे जो वर्ड है दैट इज वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब कुछ ऐसा होता है कि आरबीआई एक ऑक्शन करती है और ऑक्शन के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक डिमांड वो लोग रिवर्स रेपो रेट के जो प्राइस है उसका जो रेट है उसे वहां पे फिक्स करते हैं. सो इट इज नॉट फिक्स्ड बाय द आरबीआई, इट इज फिक्स्ड बाय द ऑक्शन. तो जब ऑक्शन के द्वारा रिवर्स रेपो रेट को वहां पे फिक्स किया जाता है तो उसको बोला जाता है वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट. तो अभी रिसेंटली भी आरबीआई ने वाला कैंपेन वहां पे चलाया है एंड दैट्स व्हाई इट इज इन द कंटेक्स्ट. So the Reserve Bank of India conducted 1 lakh crore rupees 7-day VRRR
ऑक्शन टू मैनेज सरप्लस लिक्विडिटी। मैंने पहले ही बताया मार्केट में अगर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है तो उसे मैनेज करने के लिए वाले टूल का वहां पे यूज होता है, विच हैड पिक्ड एट 3.75 लाख करोड़ रुपीस। मार्केट के अंदर जो इतनी सरप्लस लिक्विडिटी है, इतने ज्यादा एक्सेस अमाउंट है 3.75 लाख करोड़ रुपीस, उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए जो है उसे 7 दिन के लिए अपने पास रखने के लिए आरबीआई ने वाली स्कीम को ओपन किया है। और एक्चुअली वीआरआरआर क्या है? दैट इज वी ट्रिपल आर। वी ट्रिपल आर इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल विच इज यूज्ड बाय आरबीआई टू एब्सॉर्ब excess liquidity from the banking system for a fixed duration। यहां पे पहले से एक ड्यूरेशन फिक्स होता है, जो ज्यादातर लिक्विडिटी है उसको यहां पे एब्सॉर्ब किया जाएगा। और कितने दिनों के लिए आरबीआई इन लिक्विडिटी मतलब कि जो एक्सेस मनी है उसको अपने पास वहां पे रखती है, तो यहां पे बोल दिया है कि भैया 1 दिन से तो ज्यादा ही होगा, जो नॉर्मली 7 दिनों के लिए भी हो सकता है, 14 डेज के लिए भी हो सकता है, एंड इट कुड बी 28 डेज एज वेल इन एक्सचेंज फॉर द इंटरेस्ट। उसके सामने आपको वहां पे ब्याज मिल जाएगा, राइट। सो वी कैन से कि भैया आरबीआई का जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है उसी का एक पार्ट है ये वी ट्रिपल आर। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया सरप्लस लिक्विडिटी को मैनेज किया जाए और उसके सामने कुछ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बैंक्स को वहां पे मिले, साथ साथ एक ऐसा इंटरेस्ट रेट वहां पे मिले जो मार्केट रेट के हिसाब से वहां पे मार्केट फोर्सेस ने वहां पे डिसाइड किया है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एग्जैक्टली ये काम कैसे करेगा? तो आरबीआई वीआरआरआर ऑक्शन के लिए वहां पे एक अनाउंसमेंट लगाएगी कि हम इतनी टोटल अमाउंट को एब्सॉर्ब करने के लिए रेडी है फॉर दिस टेन्योर, फॉर एग्जांपल फॉर 7 डेज। जो भी बैंक्स यहां पे इंटरेस्टेड है आप वहां पे अपने अपनी बिड्स लगाए और अपने अपने रेट्स को वहां पे शोकेस करें कि आपकी क्या इच्छा है कि आपको कितना वहां पे ब्याज चाहिए। वहां से आरबीआई एक कट ऑफ डिसाइड करेगा और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सेस मनी जो है उसको वहां से उठा लेगा। बैंक्स को इसके ऊपर वहां पे इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑक्शन के थ्रू वहां पे फिक्स किया जाता है, ना कि आरबीआई की इच्छा से, राइट। और ये ओवरनाइट वाला नहीं है, मतलब कि एक नाइट का नहीं होता है, एटलीस्ट वो 7 के मल्टीपल में ऑफर होता है, दैट इज 7 डेज या 14 डेज या 28 डेज, समथिंग लाइक दैट। सो वी कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन टूल। जो मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। तो मार्केट में जब ज्यादा लिक्विडिटी है तो उसको एब्सॉर्ब करने के लिए इस टूल का वहां पे यूज किया जा सकता है। लेकिन एक चीज यहां पे आपको पहले से ध्यान में रखनी है कि इसकी जो कोई भी आपका रिवर्स रेपो रेट वहां पे फिक्स होता है वो रेपो रेट से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, वो रेपो रेट से ऑलवेज वहां पे कम ही होता है। रेपो रेट का मतलब वो वाला रेट जहां पे बैंक्स को लोन मिलती है, एंड रिवर्स रेपो रेट मतलब वो वाला रेट जहां पे बैंक्स अपने पैसे आरबीआई को जमा करवाते हैं। तो रेपो रेट ऑलवेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिवर्स रेपो रेट, एंड स्पेसिफिकली इन वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और आगे बढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारे इसके बाद वाला? कुछ चौताल के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे करनी है हमें बातें, जो अभी रिसेंटली मोदी जी ने वहां पे इसके रिगार्डिंग कुछ बातें की थी अपनी टूर के दौरान। तो चलिए पहले जानते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली ये चौताल। देखिए रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट रही ट्रिनिदाद एंड टोबैगो के अंदर, वहां पे उन्होंने एक वीडियो को शेयर किया है, दैट वाज ऑफ भोजपुरी चौताल परफॉर्मेंस, जो एक चीज को बता रहा है कि भैया इंडिया का कल्चर क्या है और एज वेल एज इंडियन डायस्पोरा जो है उसका वहां पे कनेक्शन किस तरीके से है। क्योंकि वहां पे अगर कोई चौताल बजा रहा है तो वो डेफिनेटली शोकेस करता है हमारे डायस्पोरा को कि हमारे कितने लोग दुनिया के अंदर वहां पे फैले हुए हैं। तो एग्जैक्टली व्हाट इज दिस चौताल? ये एग्जैक्टली ये वाला इंस्ट्रूमेंट है या फिर क्या है, ये किस तरीके की बातें है? तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं चौताल है क्या। चौताल या फिर कभी कभार इसको बोला जाता है चारताल। इट इज अ ट्रेडिशनल 12 बिट रिदमिक साइकिल। रिदमिक साइकिल का मतलब होता है ताल। इट इज अ ट्रेडिशनल 12 बिट रिदमिक साइकिल
विच इज यूज इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। और स्पेसिफिकली अगर हमारे यहाँ पे देखा जाए तो जो स्टाइल है ध्रुपद स्टाइल, और वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज पखवाज, तो वहां पे इसका मैक्सिमम आपको यूज मिलता है 12 बीट ताल, दैट इज रिदमिक साइकिल, और उसी का एक टाइप विच इज नोन एज चौताल, जो यहाँ पे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एक पार्ट है, जो नॉर्मली कौन सी वाली स्टाइल में आपको मिलता है, जो ध्रुपद स्टाइल, और साथ में जो पखवाज है उसके साथ वहां पे कनेक्टेड है। इसका ओरिजिन कहां पे हुआ, चौताल का ओरिजिन? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ये वाली सिचुएशन, आपको ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि खुद प्राइम मिनिस्टर अगर उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं देन यू शुड नो अबाउट दैट। तो देखिए, अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन मेजरली हुआ नॉर्थ इंडिया के अंदर। नॉर्थ इंडिया के अंदर जो क्लासिकल ट्रेडिशन चलते हैं तो वहां पे आपको ये वाली चीज मिलती है चौताल। और ये वर्ड हमें नॉर्मली कौन सी स्टाइल में ज्यादातर मिलता था, तो हमारी जो फेमस है ध्रुपद स्टाइल, वहां पे है ये वाला वर्ड चौताल। चौ का मतलब होता है बेसिकली चार, और ताल का मतलब होता है क्लैप्स। सो अगर आप दोनों वर्ड्स को वहां पे सेपरेट करें, द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इज 4 क्लैप्स रेफरिंग टू द ताल्स विभाग, जो बेसिकली वहां पे जो उसके विभाग है चार, उसको वहां पे रेफर किया जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पे 12 बीट होते हैं, जिसको बोलते हैं 12 मात्रा। मात्रा का मतलब होता है बीट। टोटल 12 बीट्स यहाँ पे है, और उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, दैट इज 4/4/2/2। अगर आप टोटल लगा दोगे देयर आर टोटल एग्जैक्टली 12 बिट्स। एक दूसरा भी यहाँ पे वर्ड चलता है, अनदर ट्रीट्स इट लाइक एक ताल। बहुत से लोग इसको एक ताल भी बोलते हैं, जहां पे उसके 6 विभाग होते हैं, और दो दो बीट के टोटल 6 वहां पे विभाग, दैट इज 2 × 6, टोटल 12 बिट्स। और नॉर्मली ये मीडियम टेम्पो के अंदर वहां पे इसको बजाया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत फास्ट बीट है या फिर बहुत ही स्लो बीट है। द स्पीड ऑफ दैट बीट इट ऑलवेज इन अ मीडियम टेम्पो। It emphasizes powerful weightly playing, especially on pakhwaj. It often lacks a fixed theka instead of thapi. That is standard repeated pattern आपको यहाँ पे मिलती है। और कौन से इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये ज्यादातर वहां पे इसका यूज होता है, दैट इज ऑन दी पखवाज। पखवाज इज द प्राइमरी परकशन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर दिस चौताल। तो बस आपको भी रिसेंटली ये जो न्यूज में है चौताल, उसके रिगार्डिंग बस ये पता होना चाहिए कि मोदी जी की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट थी ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, वहां पे ये वाले म्यूजिक के बारे में कुछ बातें हुई थी, जो नॉर्मली इंडिया में नॉर्थ इंडिया के अंदर अब उसका जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक है, वहां पे आपको ये वाली चीज मिलती है। And unlike tabla-based style, Pakhwaj allows more freedom for improvisation and expressive rhythm cycles. तबला जो है वहां पे फ्रीडम कंपैरेटिवली कम मिलती है इन इम्प्रोवाइजेशन, जबकि पखवाज जो है वो थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल होता है। अगर आप चाहे तो वहां पे इम्प्रोवाइजेशन भी लगा सकते हैं, और वहां पे एक्सप्रेसिव रिदम साइकिल्स का वहां पे यूज कर सकते हैं। एंड दैट इज ओनली अबाउट दैट। तो ये दिखा रहा है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी स्पिरिचुअल डेप्थ क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है, और रिदम के अंदर हम कितने पावरफुल है, तो दिखाने वाले ये है अपना इंस्ट्रूमेंट। दैट इज ऑल अबाउट पखवाज एज वेल एज चौताल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आज के करंट अफेयर की वीडियो का, तो कोल्हापुरी चप्पल के ऊपर कुछ जीआई टैग का हुआ है एक इश्यू। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा इश्यू यहां पे हुआ है। देखिए, रिसेंटली व्हाट इज इन द कंटेक्स्ट, तो लग्जरी ब्रांड जो है जिसका नाम है प्राडा, प्राडा ने मिलान के अंदर जब उसने अपने फुटवेयर को वहां पे शोकेस किया, तो कहीं ना कहीं वहां पे कोल्हापुरी चप्पल का उसके जैसी ही, मतलब एक एग्जैक्ट चप्पल को वहां पे उन लोगों ने शोकेस किया है, जो एक डिबेट उठा रहा है ऑन कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ इंडियाज जीआई टैग्ड हेरिटेज प्रोडक्ट्स। जीआई, व्हाट इज जीआई? दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। देखिए, इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स है जो पर्टिकुलरली किसी रीजन की बहुत फेमस है, उस रीजन की जो कम्युनिटी है, वहां के जो लोग हैं, उनकी स्पेशलिटी है, और इसी स्पेशलिटी को एनकरेज करने के लिए, उसको वहां पे अप्रिशिएट करने के लिए 10 साल के लिए एटलीस्ट उसे वहां पे जीआई टैग दिया जाता है।
जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि सिर्फ यही रीजन के लोग ये वाली चीज बना सकते हैं। इट विल बी स्पेसिफाइड टू दैट पर्टिकुलर रीजन, और किसी भी रीजन वाले लोग वैसी सेम चीज का यूज नहीं कर सकते। इट इज लाइक अ पैटेंट, लेकिन पैटेंट और जीआई टैग में थोड़ा सा फर्क होता है। पैटेंट पर्टिकुलर किसी बंदे की या फिर किसी कंपनी की होती है, जबकि जीआई टैग जो है वो पर्टिकुलर एक रीजन का होता है। तो जब कोई दूसरी कंपनी, दैट इज प्राडा जैसी कोई भी कंपनी, अगर हमारी कोल्हापुरी चप्पल का वहां पे यूज कर रहा है, उसकी इमेज का वहां पे यूज कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का थोड़ा सा ब्रीच या फिर वायोलेशन बोल सकते हैं। बट एक चीज यहाँ पे भी ध्यान में रखनी है कि जो जीआई टैग का जो फॉर्मेट है वो सिर्फ विद इन इंडिया चलता है। इट इज नॉट द यूनिवर्सल टैग, राइट। तो इंडिया से बाहर उसके कानून वहां पे नहीं लगते हैं। सो एग्जैक्टली क्या है ये इश्यू, पहले तो ये देखते हैं कि व्हाट इज जीआई टैग। दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो मैंने पहले ही बताया सेम पैटर्न जैसा ही होता है। यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स दैट ओरिजिन्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन, जो कुछ स्पेसिफिक लोकेशन में से ही आती है, एंड दे आर हैविंग यूनिक क्वालिटीज, रेप्यूटेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स टायर्ड टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। एंड इसीलिए वहां पे हमने एक कानून बनाया है जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जिसको हमने इंप्लीमेंट किया है 2003 से। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पर्टिकुलर रीजनल गुड्स है उसे वहां पे प्रोटेक्ट करना है लीगली, उसका अनऑथोराइज्ड यूजेज जो है उसको वहां पे हटाना है, जो उस पर्टिकुलर रीजन के आर्टिसंस हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं उनको और सपोर्ट देना है, और साथ में ग्लोबल विजिबिलिटी को हमको बढ़ाना है फॉर आवर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। जो इंडिया की लोकल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है उसको ग्लोबल लेवल पे हमको लेके जाना है, दैट इज द टारगेट ऑफ अवर जीआई टैग्स, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। और उसके मेन अगर हम की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। जीआई टैग बिलोंग्स टू अ प्रोड्यूसर ग्रुप और कम्युनिटीज एंड नॉट एनी इंडिविजुअल्स, नॉट टू एनी फर्म्स, and it is non transferable, it cannot be sold and even it cannot be licensed। आप इसका लाइसेंस किसी और को नहीं दे सकते, वो एक पर्टिकुलर प्लेस की आइडेंटिटी है। और एटलीस्ट वहां पे कितने साल का प्रोटेक्शन मिलता है, तो बोले 10 साल का प्रोटेक्शन मिलता है, जिसको आप वापस रिन्यू भी करवा सकते हैं, और वो भी इनडेफिनेटली। जब जितनी बार चाहे उतनी बार आप उसको वहां पे रिन्यू करवा सकते हैं। और ऐसा बोल सकते हैं दैट इट प्रोटेक्ट्स अवर ट्रेडिशनल स्किल्स, नॉलेज, एज वेल एज इट विल आइडेंटिफाई अवर रीजन्स। और यहाँ पे आपको लीगल एनफोर्समेंट भी मिलता है। अगर कोई भी इसका अनऑथराइज्ड वहां पे यूज कर रहा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर आप पेनल्टीज वगैरह लगा सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट अभी रिसेंट इश्यू क्या है, तो प्राडा के द्वारा ऐसा माना जाता है कि कोल्हापुरी चप्पल के ये जो जीआई टैग है उसका वहां पे मिसयूज किया गया है। और प्राडा का ये जो स्प्रिंग समर कलेक्शन था 2026, वहां पे फुटवेयर को क्लोजली, वहां पे उन्होंने जो फुटवेयर बताए हैं वो हमारे कोल्हापुरी चप्पल से मिलते जुलते हैं। So we can find out the resemblance of our Kolhapuri chappals in that Prada footwear advertisements. No doubt एक चीज मैंने पहले भी बता दी, despite the GI tag in India, no automatic international GI protection exists। ये पूरा ग्लोबली प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको इंडिया में ही मिलता है। It highlights the territorial limitations of GI laws। ये सिर्फ इंडिया में चलेगा, बाहर नहीं जाएगा। ये कभी भी ग्लोबल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरी दुनिया के कोई भी लोग इसको नहीं बना सकते। इंडिया में नहीं बना सकते, बाहर बना सकते हैं, राइट। सो देयर इज नो यूनिवर्सल जीआई लॉ, यूनिवर्सली कोई लॉ है नहीं। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो क्रॉस बॉर्डर इंफ्रिंजमेंट जो है उसको आप वहां पे रोक नहीं सकते। लाइक प्राडा हो गया या फिर बासमती के ऑलरेडी जो केसेस चल रहे हैं, तो आप उसको वहां पे रोक नहीं सकते बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। प्लस बहुत से प्रोड्यूसर्स या फिर बहुत सी कम्युनिटीज जो इसको बना रही है, उनको खुद भी नहीं पता होता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो उसके चक्कर में भी वहां पे बहुत सी बार अवेयरनेस के चक्कर में भी इसका मिसयूज हो रहा है। डेटाबेस का हमारे पास एक गैप है, रिकॉग्निशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है। सो दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ अवर जीआई टैग्स एंड दैट्स इट। तो बस ये वाला इश्यू आपको पता होना चाहिए कि अभी प्राडा कंपनी की वजह से ये कोल्हापुरी चप्पल का जो इश्यू है वो थोड़ा सा सामने आया है, राइट। और डेफिनेटली अगर हम जीआई टैग को अगर अपने और
वहां पे वी कैन से कि अगर अपने और उसको स्प्रेड करते हैं तो उस समय क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो एक तो इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट होगा फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी वहां पे बढ़ता है क्योंकि उसको एक अश्योरिटी मिलती है कि वो जिस चीज का यूज कर रहा है वो बहुत ही ऑथेंटिकेट है और पर्टिकुलरली उस प्लेस से ही बिलोंग कर रहा है। एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती है, टूरिज्म वगैरह बढ़ जाता है, जैसे कि दार्जिलिंग की टी बहुत फेमस है, तो टी को देखने के लिए भी, उसके गार्डन्स को देखने के लिए भी लोग दार्जिलिंग जाते हैं। सेम पश्मीना है, मैसूर सिल्क है, तो ये अलग अलग तरीके से उसके एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाता है, प्लस उस पर्टिकुलर प्लेस के टूरिज्म को भी यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर उसका आपको रोल मिलता है। और बोल सकते हैं कि आत्मनिर्भरता के लिए, दैट इज सेल्फ रिलायंस के लिए जीआई टैग जो है वो उसको वहां पे सपोर्टिंग रोल वहां पे निभाता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस जीआई टैग्स। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर डेली करंट अफेयर न्यूज, दैट इज अबाउट जियोसैट GW सैटेलाइट, या फिर यू कैन से गोसैट GW सैटेलाइट। आपको बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये पता होना चाहिए कि सैटेलाइट किसने वहां पे स्पेस के अंदर इसको छोड़ा है, किसने लॉन्च किया है, एंड द सेकेंड थिंग ये किसके लिए है। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, व्हाट इज दिस जियोसैट GW सैटेलाइट। देखिए, जियो का मतलब होता है ग्लोबल ऑब्जर्विंग, सेट का मतलब होता है सैटेलाइट, और GW का मतलब है, जी का मतलब है ग्रीन हाउस गैस एंड W का मतलब है वाटर साइकिल। सो इट इज ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैस एंड वाटर साइकिल। ग्रीन हाउस गैस और वाटर साइकिल को ग्लोबली और वहां पे ऑब्जर्व करने के लिए जो सैटेलाइट्स की सीरीज जापान वाले वहां पे भेज रहे स्पेस के अंदर, उस सीरीज को बोला जाता है गोसैट, दैट इज ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर GW, दैट इज ग्रीन हाउस गैस एज वेल एज वाटर साइकिल। और अभी रिसेंटली उनका जो रॉकेट है जिसका नाम है H2A रॉकेट, उसने अपनी 50th यहाँ पे 50th टाइम उसको यहाँ पे ऑपरेट किया गया है और अपने फाइनल मिशन को उसने वहां पे अंजाम दिया है, जहां पे जियोसैट GW सैटेलाइट को वहां पे लॉन्च किया गया है। ये इस गोसैट सीरीज का तीसरा सैटेलाइट है जिसका काम होगा कि ग्रीन हाउस गैस और वाटर साइकिल के डेटा को वहां पे ग्लोबल स्केल के ऊपर उसको उसे थोड़ा सा मॉनिटर करना। और किसने किया है इस सैटेलाइट को लॉन्च? सो इट इज लॉन्च्ड और वी कैन से डेवलप्ड बाय जेक्सा। व्हाट इज जेक्सा? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और उसके साथ कौन सी कंपनी ने टाइप किया हुआ है? दैट इज मित्सुबिशी। लॉन्च कौन से रॉकेट के थ्रू हुआ है? दैट इज H2A रॉकेट। और ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? तो बोले ग्रीन हाउस गैसेस को वहां पे मॉनिटर करना है और जितने भी ग्रीन हाउस गैस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, या फिर कुछ और जो गैसेस है, उन सबका वहां पे डेटा कलेक्ट करना है। दूसरा, जो ग्लोबल वाटर साइकिल है उसको वहां पे उसके रिगार्डिंग जो डेटा है उसको कलेक्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है, या फिर जो क्लाउड कवर है, जो सी सरफेस टेम्परेचर है, जो प्रेसिपिटेशन वहां पे ट्रेंड्स चल रहे हैं, दैट इज बारिश के जो ट्रेंड्स है, इन सबको ऑब्जर्व करना एंड क्लाइमेटिक पॉलिसी को वहां पे सपोर्ट करना। मेन उसके फीचर्स क्या रहेंगे? तो ये जो सैटेलाइट है ये बिल्कुल ही हाई रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन वहां पे करेगा एंड रियल टाइम ग्लोबल डेटा शेयरिंग यहाँ पे चलेगी। इनका फोकस जो है वो दोनों चीजों पे ऊपर रहेगा, देयर इज ड्यूअल फोकस। वन फोकस इज देयर ऑन ग्रीन हाउस गैस एंड द सेकेंड वन इज ऑन हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर्स। एंड इंटरनेशनल एक्सेस वहां पे रहेगा। इट इज एन ओपन डेटा एक्सेस मॉडल which will enhance the global climate transparency and collaboration, right? तो अगर अपने ऐसे सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? तो क्लाइमेटिक साइंस जो है वहां पे अपने और वहां पे एडवांस इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है एंड प्लस जैसे ही बताया कि ये पूरा ओपन एक्सेस है तो ग्लोबल कोऑपरेशन को ये और ज्यादा वहां पे प्रमोट करेगा। एंड दैट इज ऑल अबाउट जियो सैटेलाइट। तो इसी के साथ आज का ये जो करंट अफेयर का लेक्चर है उसको यहाँ पे कर रहे हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे। और जाते जाते वापस एक बार आपको बता दूं कि पीडी गुरुकुल गांधीनगर एज वेल एज अहमदाबाद दोनों ब्रांचेस पे नई बैचेस की शुरुआत परसों से ही हुई है, दैट इज डे बिफोर टुमारो, बिफोर यस्टरडे, एंड दैट इज ऑन फ्रॉम द 10th of July। तो अभी तक अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं करवाया है,
तो इस नंबर पे आप आज ही वहां पे कांटेक्ट करें एंड यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप। तो आप या तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, प्लस देयर इज आल्सो अ फॉर्म व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो ऑन दैट लिंक and you can fill up the form so that our staff member will definitely contact you soon। चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे कर रहे हैं एंड कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।